Hello, I am Dr. Supriya Lankepillevar. I am a physician practicing in पिंपरी चिंचवड पुणे। आज मैं आपको सीओपीडी और लंग अटैक इसके बारे में बात करने वाली हूँ। लंग अटैक शायद आपने बहुत बार टर्म सुना नहीं होगा, लेकिन आपने हार्ट अटैक सुना है और आपको पता है कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या होते हैं और हार्ट अटैक के सिम्टम्स महसूस होने पे आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल में दाखिल होना जरूरी है और अगर इसका सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं होता है तो इसके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं, इवन डेथ भी हो सकता है। ये सारी चीजें आपको हार्ट अटैक के बारे में पता है कि वो एक मेडिकल इमरजेंसी है। उसी तरह से लंग अटैक भी एक मेडिकल इमरजेंसी है और लंग अटैक का भी अगर ट्रीटमेंट सही टाइम पे नहीं होता है तो इसके भी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा होते हैं, इवन इसमें भी डेथ हो सकता है। इनफैक्ट देखा जाए तो इंडिया में जो भी डेथ्स होते हैं उसके जो कॉजेस है उसमें सीओपीडी इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। मतलब फर्स्ट है हार्ट अटैक, उसके बाद में आता है दैट इज सीओपीडी एक्सरसेबेशन, दैट इज लंग अटैक। तो इसलिए लेकिन उसके बारे में बहुत अवेयरनेस सबको है नहीं, इसलिए हम आज सीओपीडी एक्सरसेबेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अभी व्हाट इज सीओपीडी? सीओपीडी इज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। जैसे उसका नाम सजेस्ट करता है, इट इज अ पल्मोनरी डिसीज दैट इज सम डिसीज रिलेटेड टू लंग्स और क्रॉनिकली मतलब बहुत पीरियड ऑफ टाइम तक उसमें एयर पैसेज जो रहता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण एयर फ्लो ठीक से हो नहीं पाता है। इसलिए गैस एक्सचेंज का जो नॉर्मल प्रोसेस रहता है, जैसे हम जब भी सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलता है, बट ये प्रोसेस जो है वो स्मूथली हो नहीं पाता है बिकॉज ऑफ दिस क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयर पैसेज। अभी ये सीओपीडी क्यों होता है, क्या रीजंस है इसके? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन इज स्मोकिंग। मतलब बीड़ी सिगरेट स्मोक करना इज द मोस्ट कॉमन रीजन। और अगर आप एक्टिव स्मोकर हो तो आप सीओपीडी के लिए एट रिस्क हो ही, लेकिन अगर आप स्मोक कर रहे हो तो आपके सराउंडिंग के जो पीपल है, जैसे कि आपके फैमिली मेंबर्स, आपके जो वर्क प्लेस पे जो कलीग्स हैं, मतलब सारे ही लोग दोज आर पैसिव स्मोकर्स और वो भी एट रिस्क है सीओपीडी के लिए। इसलिए उनका अगर रिस्क बचाने के लिए भी आपको आपका स्मोकिंग जो है वो बंद करना जरूरी है। इसके अलावा इंडिया में जो एक बायोमास फ्यूल रहता है, मतलब जो किचन से निकलने वाला चूल्हा यूज होता है तो उससे निकलने वाला जो धुआं रहता है वो भी एक इम्पोर्टेंट मेजर रिस्क फैक्टर है सीओपीडी के लिए, क्योंकि अभी भी पेरिफेरीज में गांव में गैस नहीं अवेलेबल है और चूल्हा ही यूज होता है और चूल्हे से निकलने वाला धुआं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेजर रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल्स, मतलब इंडस्ट्रियल केमिकल्स हो या फिर एयर पोल्यूशन है, ये भी इंपॉर्टेंट रीजंस है, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है सीओपीडी का इंसिडेंस बढ़ने के लिए। अभी सीओपीडी के क्या लक्षण होते हैं, व्हाट आर द सिम्टम्स? तो सिम्टम्स में मेजरली 2 सिम्टम्स रहते हैं। एक है ब्रीदिंग डिफिकल्टी, मतलब ब्रीदिंग में हेवीनेस रहना, चलने पे आपका सांस फूल सकता है या फिर बैठे बैठे भी सांस फूलता है और बहुत बार सांस लेते वक्त आपको एफर्ट्स डालना पड़ता है। उसके अलावा छाती से कभी कभी सांस लेते वक्त साउंड निकलता है, मतलब विसिल जैसा साउंड, सीटी जैसा साउंड भी निकलता है। इसके अलावा सेकेंड सिम्टम है कॉफ, मतलब साल के मोस्ट ऑफ द डेज पे आपको कफ रहना, कंटिन्यूअस खांसी रहना और वो बलगम के साथ रहना एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है सीओपीडी होने का। अगर ऐसे सिम्टम्स है तो आपको डॉक्टर्स को अप्रोच करना, उसका सही टाइम पे डायग्नोसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी अगर ये डिसीज हम सेम कंट्रोल नहीं करते हैं, जब आपका डायग्नोज होता है उसी टाइम पे अगर उसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो वो एक्सरसर्बेट हो जाता है, मतलब वो बढ़ जाता है और इट कैन टर्न इनटू अ मेडिकल इमरजेंसी। इसमें क्या होता है कि आपका जो सांस लेने का जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा, उसमें आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने होते हैं और सांस लेने में दिक्कत होती है। चलने पे तो होता ही है, लेकिन बैठे बैठे भी सांस लेने के लिए आपको बहुत कोशिश करना पड़ता है। बहुत बार जो एक्सेसरी मसल्स रहते हैं, मतलब एक्स्ट्रा जो मसल्स है सांस लेने में जो कंट्रीब्यूट करते हैं, वो भी आपको यूज करने पड़ते हैं। स्पेसिफिक पोजिशंस लेना पड़ता है ताकि आपका ब्रीदिंग जो है वो इजी हो सके। इसके अलावा कॉफ भी बढ़ जाता है, खांसी बढ़ जाता है, उससे जो बलगम निकलता है उसका क्वांटिटी बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाना, प्लस उसका कलर चेंज हो जाता है। मतलब नॉर्मली जो व्हाइट कलर का स्पूटम रहता है वो येलोइश या ग्रीनिश होने लगता है। दैट ऑल्सो इंडिकेट कि सीओपीडी एक्सरसेबेट हो रहा है। मेनी ऑफ द टाइम्स
इट इज एसोसिएटेड विद फीवर ऑल्सो, दैट इंडिकेट्स कि इन्फेक्शन भी है हमें उसके साथ और इन्फेक्टिव एक्सासर्बेशन है ये सीओपीडी का। तो इस टाइम पे हमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हॉस्पिटल्स में आपके डॉक्टर्स को कांटेक्ट करना, हॉस्पिटल्स में अप्रोच करना और ट्रीटमेंट शुरू करना बहुत जरूरी है। इसमें बहुत बार आपको कुछ नेबुलाइजर या कुछ मेडिसिन, इंजेक्शंस ये दिए जाते हैं जिसके जरिए वो कंट्रोल में लाया जा सकता है। अगर आप सही टाइम पे अप्रोच हॉस्पिटल में नहीं करते हो और ये बहुत हद तक बढ़ जाता है, सिवेरिटी ज्यादा हो जाता है, तो बहुत बार एयर एक्सचेंज जो है, आपका ऑक्सीजन लेवल जो है वो बहुत कम कर देता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो शरीर में जमा होने लगता है। इस सिचुएशन में आपको मेडिसिन के अलावा कभी कभी वेंटिलेटरी रिक्वायरमेंट का भी जरूरत हो सकता है और आउटकम बहुत अच्छा नहीं होता है। इसलिए टाइम पे डायग्नोस करना, टाइम पे ट्रीटमेंट लेना इसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपका सीओपीडी जब भी डायग्नोज हो जाता है तब, मतलब एग्जासर्बेट होने से पहले, अभी जस्ट सीओपीडी डायग्नोज हुआ है तो उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है या फिर उसको आप कैसे ट्रीट कर सकते हो। तो ट्रीटमेंट में फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू स्टॉप द स्मोकिंग। स्मोकिंग को बंद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्मोकिंग अगर आप कंटिन्यू रखते हो तो ये डिसीज प्रोग्रेसिव होता रहेगा, क्योंकि सीओपीडी इरिवर्सिबल डैमेज है। जो डैमेज हो चुका है उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारा जो एम है वो है कि इसका प्रोग्रेशन हमें रोकना है, और अगर आप स्मोकिंग कंटिन्यू करते हो तो ये प्रोग्रेशन होता रहेगा। इसीलिए इट इज नेवर टू लेट टू स्टॉप द स्मोकिंग। सो आपको जैसे ही आप स्मोकिंग स्टॉप करते हो तो रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा आपको कुछ मेडिसिन दिए जाते हैं, कुछ टैबलेट फॉर्म में रहता है, बट मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट इज इनहेलर्स। इनहेलर्स में कई तरह के इनहेलर्स रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स रहते हैं, उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिसिन रहते हैं जिसका एक्शन भी डिफरेंट रहता है। तो ऑल इनहेलर्स आर नॉट सेम, इसलिए जो इनहेलर आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है वो उसी तरीके से लेना जरूरी है, उसी डोज में लेना जरूरी है और उसी फ्रीक्वेंसी से भी लेना जरूरी है। क्योंकि इनहेलर्स जो है वो आपको सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ देते हैं ऐसा नहीं, सिम्टोमेटिक रिलीफ तो वो देंगे ही और आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो तो इम्प्रूव होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ सीओपीडी का जो प्रोग्रेशन है वो हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप इनहेलर सही तरीके से यूज कर रहे हो। तो अभी बहुत लोगों का ये कहना रहता है कि अगर मैं इनहेलर एक बार यूज करती हूँ तो मुझे उसका आदत लग जाएगा या फिर उसके कुछ साइड इफेक्ट्स होंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आदत लगने जैसा या फिर हैबिट फॉर्म होने जैसा कोई भी कंपोजिशन इनहेलर्स में नहीं रहता है। और सेकंड थिंग, साइड इफेक्ट्स के बारे में अगर आप बात करो तो साइड इफेक्ट्स बहुत ही निग्लिजिबल रहते हैं, क्योंकि इसका इनहेलर्स का एक्शन वहीं पे होता है जहां उसका एक्शन हमें चाहिए। मतलब हमें लंग्स में इफेक्ट देना है तो ये इनहेलर्स जो है वो इनहेलेशन प्रोसेस के द्वारा लंग्स में ही इफेक्ट करेंगे और उसके सिस्टमिक इफेक्ट्स नहीं होते हैं। अभी स्मोकर्स जो है वो बीड़ी या सिगरेट हाथ में पकड़ने से पहले, स्मोक करने से पहले ये नहीं सोचते कि इसका कुछ साइड इफेक्ट होगा क्या या फिर इसका मुझे आदत लग जाएगा क्या, ये नहीं सोचते। लेकिन जब ये बीड़ी सिगरेट की वजह से सीओपीडी होता है और जब इनहेलर्स एडवाइस किए जाते हैं तो उनका ये क्वेश्चन रहता है कि साइड इफेक्ट्स होगा या फिर मुझे उसका आदत लगेगा क्या। तो ऐसा नहीं है, दीज आर ऑल मिथ्स। अभी सीओपीडी के ट्रीटमेंट में स्मोकिंग और इनहेलर्स के बाद सबसे जरूरी अगेन है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग थिंग इज वैक्सीनेशन। मतलब आपको अभी कोविड वैक्सीनेशन का इंपॉर्टेंस काफी हद तक पता चला है, उसी तरह से डिफरेंट काइंड ऑफ निमोनिया के अगेंस्ट वैक्सीन है वो भी सीओपीडी के पेशेंट्स ने लगवाना जरूरी है। क्योंकि सीओपीडी एक्सासर्बेशन मतलब सीओपीडी बढ़ने का चांस कारण जो रहता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज इन्फेक्शन। इसलिए अगर आप निमोनिया के वैक्सीन ले लेते हो तो इन्फेक्टिव एक्सासर्बेशन हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जब भी इन्फेक्शन की वजह से सीओपीडी एक्सासर्बेट होता है और आपको हॉस्पिटलाइजेशन का जरूरत होता है तो विथ ईच हॉस्पिटलाइजेशन, आप एक बार हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो आपका लंग कैपेसिटी कुछ हद तक कम हो जाता है, फिर से सेकेंड टाइम एडमिट होते हो तो फिर से लंग कैपेसिटी कम हो जाता है। तो हमें ये जो चैन है वो रोकना है वैक्सीनेशन के जरिए, इसलिए निमोनिया के वैक्सीनेशन भी जरूरी है। तो ये ये है कि आपका अगर टाइम पे डायग्नोसिस सीओपीडी का है और अगर आप टाइम पे ट्रीटमेंट लेते हो सही तरीके से तो काफी हद तक इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और इसको एक्सासर्बेशन होने से हम रोक सकते हैं ताकि हम लंग अटैक भी रोक सके। सो माय टेक होम मैसेज इज सीओपीडी इज क्वाइट अ प्रिवेंटेबल डिसीज। अगर आप एक्टिव स्मोकर नहीं हो तो बहुत चांसेस कम होते हैं
आपको ऑल काइंड ऑफ स्मोक्स भी अवॉइड करना है। जैसे मैंने पहले बोला कि चूल्हे से निकलने वाला धुआं भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमें ये जरूरत है कि चूल्हे का यूज कम से कम हो सके एंड वो भी सब्सटीट्यूट हो जाए जो अदर मोडालिटीज रहते हैं, मतलब जैसे कि गैस है। ये एक चीज है। सेकेंड थिंग है, अगर आपका टाइम पे डायग्नोज हो जाता है, टाइम पे ट्रीटमेंट हो जाता है, तो बहुत हद तक आप अपना नॉर्मल लाइफ जी सकते हो, अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव हो सकता है, सिम्टोमेटिक रिलीफ भी आपको मिल सकता है और एक्सरबेशन होने से हम रोक सकते हैं। स्टिल ये सब के बावजूद अगर आपका सीओपीडी एक्सरबेट भी होता है तो भी आपको सही टाइम पे हॉस्पिटल में अप्रोच करना जरूरी है। सही टाइम पे अगर उसका अप्रोच अगर आप करते हो, सही टाइम पे ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी हम रोक सकते हैं। इसके जरिए हम सीओपीडी कंट्रोल में रख सकते हैं। सो ट्राई टू फॉलो ऑल दिस मेजर्स एंड मेक योर लंग्स हैप्पियर। थैंक यू।